हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा उन्नति क्लासेस एंड लाइब्रेरी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम उन्नति क्लासेस एंड लाइब्रेरी सेंटर की जो क्लासें हैं वो एजुसाइंस ऐप पर देखेंगे। इस ऐप पर भी आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने कौशलों का सामान्य परिचय पढ़ा। आज हम प्रत्येक कौशल का वर्णन करेंगे, संक्षिप्त वर्णन करेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। देखिए, सबसे पहला हमारा जो कौशल है वो है श्रवण कौशल। और श्रवण कौशल के बारे में आप ये बात पढ़ चुके हैं कि श्रवण कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो श्रवण कौशल का प्रमुखोद्देश्यम वो है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, यही श्रवण कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। सुनना, शुद्ध सुनना और सही अर्थ ग्रहण करना, यही श्रवण का प्रमुख उद्देश्य होता है। श्रवण कौशल में आपको ये बात जानना जरूरी है कि भाव विनिमयस्य प्रथमम कौशलम, भाव विनिमय का सबसे पहला कौशल श्रवण है। इसलिए लिखा गया भाव विनिमयस्य प्रथमम कौशलम। भाव विनिमय का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान। जैसा कि हमने हमारी पहली कक्षा में पढ़ा, भाषायाः प्रमुखम प्रयोजनम किमस्ति, भाषायाः प्रमुखम प्रयोजनम अस्ति भाव विनिमय, विचारों का आदान प्रदान। तो श्रवण विचारों के आदान में सबसे पहला कौशल माना जाता है। इसके बाद श्रवण कौशल के बारे में ये जानना चाहिए कि श्रवण कौशल की वृद्धि के कौन से उपाय हैं, अर्थात श्रवण कौशल का विकास करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, हम लिखेंगे श्रवण कौशलस्य विकासाय उपायाः। श्रवण कौशल के उपाय, श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो देखिए, अगर श्रवण कौशल का विकास करना है तो सबसे पहला हम लिखेंगे वक्तारम प्रति श्रद्धा। जो भी सुन रहा है उसकी वक्ता के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। दूसरा, विषय वस्तु रुचिपूर्णम। जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, जो भी विषय वस्तु सुनी जा रही है या सुनाई जा रही है, वो रुचिकर होनी चाहिए। तीसरा, उचित संप्रेषण शैली। जो भी विषय वस्तु प्रदर्शित की जा रही है, अगर प्रदर्शित जो भी विषय वस्तु की जा रही है उसका संप्रेषण भी रुचिपूर्ण होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। चौथा, इसी श्रवण कौशल के विकास के लिए कर्णवाचन प्रतियोगिता। एक छोटे बच्चों में, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कर्णवाचन प्रतियोगिता भी करवाई जाती है, जो श्रवण के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें क्या होता है कि 10 से 15 बच्चों का एक
गोला बना करके और उनमें से किसी एक बच्चे के कान में एक शब्द बोला जाता है। उस शब्द को वह बच्चा अपने साथी को सुनाता है, वह अगले साथी को सुनाता है। इस तरह से कान में सभी एक ही शब्द को बोलते हैं और अंतिम बच्चे तक उस शब्द को बोला जाता है। जब अंतिम बच्चे से उस शब्द को पूछा जाता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि उस बच्चे ने वो शब्द सही बोला है, वही शब्द बोला है जो सुना है। इसलिए इस तरह की प्रतियोगिता से बच्चों में श्रवण का विकास होता है। इसी तरह से एक है बाल गीत। कथा श्रवणम च, बाल गीतों को सुनना। बच्चे बाल गीतों को सुनते हैं जिससे उनके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। कथा श्रवणम, अच्छी कथाओं को सुनते हैं, उनसे संस्कार मिलते हैं। और अंतिम हम कहेंगे ध्वनि मुद्रिकायाम रिकॉर्ड करणम। ध्वनि मुद्रिकाओं में रिकॉर्ड करना। बच्चे अपनी भाषा को या उनके द्वारा गाए गए बाल गीतों को, श्लोकों को ध्वनि मुद्रिका में रिकॉर्ड करें और फिर उनको सुने। उनमें जब कोई कमियां रह जाती हैं तो फिर से उनको रिकॉर्ड करें, फिर से सुने। इस तरह से श्रवण कौशल का विकास होता है। तो देखिए, श्रवण कौशल के विकास के लिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। श्रवण कौशल का प्रमुख उद्देश्य है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, अर्थात सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। सुनना, शुद्ध सुनना, और अर्थ ग्रहण करने से तात्पर्य है वक्ता द्वारा कहे गए कथन का वही अर्थ समझना जो कि वक्ता कहना चाहता है। तो यही है सुन करके अर्थ ग्रहण करना। भाव विनिमय का सबसे पहला कौशल श्रवण है। श्रवण कौशल के विकास के लिए विकासाय अभिवर्धनाय च उपायाः, उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? यदि आप श्रवण का विकास करना चाहते हैं, श्रवण कौशल का विकास आप करना चाहते हैं, तो वक्ता के प्रति, बोलने वाले के प्रति आपकी श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, ताकि आप ध्यान से उसको सुन सके। और जब ध्यान से सुनेंगे तो फिर उसका अर्थ भी समझ में आएगा। विषय वस्तु रुचिपूर्ण होनी चाहिए। जब भी आप कुछ सुने तो ये याद रखें कि वो अगर विषय वस्तु रुचिपूर्ण है तो बच्चे ध्यान देकर उसको सुनेंगे। उचित संप्रेषण शैली, विषय वस्तु को प्रदर्शित करने की शैली भी प्रभावशाली होनी चाहिए। कर्ण वाचन प्रतियोगिता, प्राथमिक स्तरीय बच्चों के लिए एक खेल में सिखाने के लिए ये कर्ण वाचन प्रतियोगिता करवाई जाती है, जो क्या काम आएगी? बच्चों में श्रवण का विकास करेगी। बाल गीत कथा श्रवणम, छोटे बच्चों को बाल गीत सुनने चाहिए, जिन्हें हम कहानी, कविता, इनके रूप में कविताओं में बाल गीत आएंगे। कथा श्रवणम, कहानियां सुनना। ध्वनि मुद्रिकायाम रिकॉर्ड करनम, ध्वनि मुद्रिका में बाल गीतों को रिकॉर्ड करना, कथनों को रिकॉर्ड करना और फिर उन्हें सुनना, अपनी कमियों को स्वयं पहचानना, ये सारे काम यहाँ ध्वनि मुद्रिका में रिकॉर्ड करके किए जाते हैं। इस तरह से ये हमारा श्रवण का एक प्रारूप है। और ये याद रखें, श्रवण एक श्रवण कौशल छोटा सा बिंदु है, तो इसे आप बार बार पढ़ें, आपको जरूर याद होगा। दोस्तों, हमारा अगला कौशल है भाषण कौशल। और भाषण कौशल का वही सबसे प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो प्रमुख उद्देश्य हुआ मौखिक अभिव्यक्ति, मुख के द्वारा अपने विचारों को प्रेषित करना, श्रवण में ग्रहण करना, जबकि भाषण में अभिव्यक्त करना, प्रेषित करना, प्रदान करना, प्रदर्शन करना, प्रस्तुत करना, ये सारे अर्थ हो सकते हैं। तो मौखिक जब अभिव्यक्ति दी जाती है तो मौखिक अभिव्यक्ति किसका प्रमुख उद्देश्य है? भाषण का प्रमुख उद्देश्य है। और इदम
भाव विनिमयस्य द्वितीयम कौशलम। तो भाव विनिमय का दूसरा कौशल कौन सा है? भाषण है। प्रथम कौशल कौन सा है? श्रवण है। जबकि भाव विनिमय का, विचारों के आदान प्रदान करने का, अगर मूल बात करूं तो यहां विनिमय का अर्थ किस अर्थ में आया है? देने अर्थ में आया है, प्रदर्शन अर्थ में आया है, प्रस्तुत अर्थ में आया है। तो विचारों को प्रदान करने का ये दूसरा कौशल है। आगे बढ़ेंगे। भाषण जो है, भाषण के दो प्रमुख साधन हैं, वो भी आपको जान लेने चाहिए। तो यहां लिखेंगे हम भाषणस्य प्रमुखम साधन द्वयम। भाषण के प्रमुख साधन द्वयम, भाषण के दो प्रमुख साधन। तो दो प्रमुख साधन कौन से हैं? पहला साधन है अनुकरण। जब भी किसी भाषा को हम सुनते हैं तो उसका अनुकरण करते हैं। श्रवण के बाद है, इसलिए पहले सुनेंगे और सुनने के बाद में क्या किया जाता है? अनुकरण किया जाता है। और अनुकरण के बाद उसका क्या करना चाहिए? बार बार अभ्यास करना चाहिए। अगर आप अनुकरण और अभ्यास इन दोनों पर ध्यान देंगे तो आपके भाषण कौशल का उतना ही अच्छा विकास होगा। आपने कई राजनेताओं को या बहुत अच्छे जो स्पीकर होते हैं उनको आप सुनिएगा, वो लोग दूसरे लोगों की वीडियोस देखते हैं कि किस तरह से भाषण दिए जाते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और फिर उसका अभ्यास करते हैं। इस तरह से वो भाषण देने में निपुण हो जाते हैं, बोलने में निपुण हो जाते हैं। इसी तरह से दो जो भाषण के प्रमुख साधन है वो कौन से हैं? अनुकरण और अभ्यास। दोस्तों, हम कुछ बातें भाषण के बारे में सामान्य परिचय में पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि भाषण जो है उसमें अर्थ के माध्यम से हम किसको ढूंढते हैं? शब्द को ढूंढते हैं। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला, आप इससे पिछला वीडियो जब आप देखेंगे तो जो बातें हम उसमें पढ़ चुके हैं उन बातों को यहाँ हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। आप बार बार उस वीडियो को भी देखिए और जो कुछ रह रहा है वो इसमें देखिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं जिनको मैंने बार बार यहाँ लिखा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं भाषण कौशल की विधियां। भाषण कौशल का विकास करने के लिए कौन कौन सी विधियों को ध्यान में रखना चाहिए? तो हम लिखेंगे भाषण कौशलस्य सप्तविधयः। भाषण कौशल की 7 विधियां। सबसे पहला काम आपका क्या है कि इन विधियों को आप याद करेंगे। देखिए, विधियों के नाम अगर याद हो गए ना तो मैं आपसे कह रहा हूं एक क्वेश्चन तो विधियों के नाम का ही आ जाता है और कई बार तो एक से अधिक भी आ जाते हैं। डिटेल में से इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने नामों से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए याद रखें, भाषण कौशल की कितनी विधियां हैं? 7 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 7। तो सप्तविधयः, 7 विधियों के नाम देखिए। सबसे पहली विधि का नाम अभ्यास विधि। हमने भाषण कौशल के लिए 2 साधनों के नाम पढ़े, वो 2 साधन विधियों के रूप में भी काम आते हैं। तो पहला कौन सा है? पहली कौन सी है? अभ्यास विधि। दूसरी विधि का नाम है अनुकरण विधि। अभ्यास विधि, अनुकरण विधि।
परिष्कार विधि, वाक्य संशोधन विधि। सबसे पहले इन 4 विधियों के नाम आपको याद होनी चाहिए और क्रम से याद करने के लिए हम एक गीत के रूप में इन चारों को याद करवाते हैं। देखिए, ये केवल इसलिए है ताकि विषय जो है वो हमारा रुचिपूर्ण बने और आप उस तरह से अनुकरण करते हुए ही इनको बोलना सीख जाएं। बस इतना सा उद्देश्य है। वो किसी भी तरह से याद हो, हमको सारे प्रयास करने चाहिए। तो पहली विधि का नाम है अभ्यास विधि, दूसरी है अनुकरण विधि, तीसरी है परिष्कार विधि और चौथी है वाक्य संशोधन विधि। अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार और वाक्य संशोधन। तो बोलेंगे कैसे? अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, संशोधन। हमने वाक्य संशोधन का एक शब्द लिया है संशोधन, और संशोधन से आपको पता लगाना है संशोधन का मतलब वाक्य संशोधन विधि। तो कैसे बोलेंगे? अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, संशोधन। अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, संशोधन। अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, संशोधन। आप इसको बार बार कंठस्थ कीजिए, अभ्यास कीजिए। मैं विश्वास है मेरा कि ये विधियों के नाम आप कंठस्थ कर पाएंगे। गुनगुनाते रहिए, अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, संशोधन। अभ्यास विधि, अनुकरण विधि, परिष्कार विधि, वाक्य संशोधन विधि। अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, संशोधन। अब बाकी की 3 विधियों को कैसे याद करोगे? विधि का नाम है निदानात्मक, उपचारात्मक विधि। निदानात्मक, उपचारात्मक विधि। व्यवहार विधि, 6ठे नंबर पे है व्यवहार विधि। और अंतिम विधि है निरीक्षण विधि। देखिए साहब, आपको ये बात याद रखनी है कि भाषण की केवल ये 7 विधियां हैं और इन 7 विधियों के नाम आपको याद रखने, इसके अलावा कोई और विधि नहीं है। इसलिए 7 विधियों के नाम आना सबसे पहले आपको जरूरी है। आगे की बात तो हम कर लेंगे, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि साहब भाषण की कौन कौन सी विधियां हैं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। आप भाषण की विधियों को पठन में समझ लेंगे, पठन की विधियों को श्रवण में समझ लेंगे, किसी को लेखन में समझोगे। ऐसा नहीं करना है। भाषण के लिए आपको यही गीत याद रखना है मेरे द्वारा गाया गया। कौन सा? अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, संशोधन। निदान, उपचार, निदान, उपचार, निदान, उपचार, व्यवहार, निरीक्षण, व्यवहार, निरीक्षण। अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, संशोधन। निदान, उपचार, व्यवहार, निरीक्षण। निदान, उपचार, व्यवहार, निरीक्षण। अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, संशोधन। निदान, उपचार, व्यवहार, निरीक्षण। अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, संशोधन। निदान, उपचार, व्यवहार, निरीक्षण। आप बार बार इसका अभ्यास कीजिए। 7 विधियों के नाम आपको जरूर याद होंगे। अब हम प्रत्येक विधि के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे। देखिए, आपको PDF नोट्स के रूप में नीचे मिल जाएगा।
लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बोर्ड पर आपको समझा रहा हूं। भाषण से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, और शिक्षण विधियों का तो रीट में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब कुछ इनके इर्द गिर्द घूमेगा। और ये भी मान लीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप किसी चीज को समझ गए हैं तो फिर वो चीज आप पे गलत नहीं हो सकती। कंठस्थीकरण भी आवश्यक है और समझना भी आवश्यक है। देखिए, सबसे पहली विधि कौन सी है? अभ्यास विधि। अभ्यास विधि चूंकि ये किससे संबंधित है? भाषण से संबंधित है, तो जो कुछ भी होगा वो मौखिक होगा, या लिखित का या पठित का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो कुछ भी होना है वो मौखिक होना है। तो मौखिक में यदि मैं किसी को कोई श्लोक समझाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? उस श्लोक की पंक्ति को छोटे छोटे भागों में मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, विभाजित करूंगा, और तब जाकर के उसको पढ़ाऊंगा या फिर तब जाके उसको बोलूंगा। कैसे? यदि मुझे एक उदाहरण बोलना है, जैसे कुरंगैरुत्तरंगाक्षै स्तब्ध कर्णैरुदीक्षते, अब ये लाइन मैंने एक साथ बोली तो बच्चा इसको नहीं बोल पाएगा, सुनकर के भी नहीं बोल पाया, इसलिए मैं उसको अभ्यास कराऊंगा। तो कैसे कराऊंगा? कुरंगैरुत्तरंगाक्षै, मैंने 3 खंड किए, कुरंगैरुत्तरंगाक्षै। इससे क्या होगा कि जो सुनने वाला है वो इन छोटे छोटे शब्दों से जो विभाजित किए गए उससे एक शब्द को बोल पाएगा, कुरंगैरुत्तरंगाक्षै। फिर इसका अभ्यास करेगा, कुरंगैरुत्तरंगाक्षै, कुरंगैरुत्तरंगाक्षै। फिर मैं आगे, स्तब्ध कर्णैरुदीक्षते, स्तब्ध कर्णैरुदीक्षते। आप भी बोल पा रहे होंगे, क्या बोला मैंने? कुरंगैरुत्तरंगाक्षै स्तब्ध कर्णैरुदीक्षते। अब यहाँ शब्द केवल 2 हैं, कुरंगैरुत्तरंगाक्षै, स्तब्ध कर्णैरुदीक्षते, लेकिन हमने इनको छोटे छोटे शब्दों में विभाजित किया, उसका लगातार अभ्यास किया और उनको बोल पाए। इसी विधि को हम क्या कहते हैं? अभ्यास विधि कहते हैं। तो क्या करेंगे? कठिन शब्दों को विभाजित किया जाता है, तो यहां लिख देंगे कठिन शब्दान खंडेषु विभज्य उच्चारणम क्रियते। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि कठिन शब्दों को खंडों में विभाजित करके फिर उनका उच्चारण करना चाहिए। तो ये कौन सी विधि हो गई? आपकी अभ्यास विधि हो गई। दोस्तों, अगली हमारी विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि ये भी एक मौखिक है, तो मौखिक में यहां पर भी लेखन का कोई काम नहीं है, पठन का कोई काम नहीं है। तो क्या करना है कि शिक्षक जो बोलता है, छात्र उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। ये विधि आप याद रखिए, यही विधि है। शिक्षक द्वारा बोली गई विषय वस्तु का छात्र अनुकरण करते हैं। इसी विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। तो ये कोई खास नहीं, आपको नाम याद रखना है कि एक विधि है अनुकरण विधि। इसके बाद अगली विधि है परिष्कार विधि। इसको थोड़ा समझ लीजिए। परिष्कार विधि में क्या होता है? छात्र यदि कोई शब्द का अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो शिक्षक का काम है कि उस अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके बताए। तो ये परिष्कार है, अशुद्ध का शुद्धिकरण करना। तो कहां काम आता है? तो ये काम आता है काठिन्य निवारणे, प्रयुज्यमाने
प्रयुज्यते। काठिन्य निवारण में परिष्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है इसमें, फिर से सुन लीजिए। परिष्कार विधि में शिक्षक छात्रों द्वारा बोले गए अशुद्ध उच्चारण का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है, अशुद्ध शब्दों में परिष्कार करता है। यही परिष्कार विधि है। इसके बाद अगली विधि है वाक्य संशोधन विधि। कौन सी है, वाक्य संशोधन विधि। दोस्तों अगली विधि है वाक्य संशोधन विधि। इस विधि में शिक्षक के द्वारा छात्रों को कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए अवसर देना चाहिए। एक शब्द का बार बार, यहाँ अभ्यास का भी महत्व है, अभ्यास करवाना चाहिए। इससे कि क्या होगा कि वाक्यों में वाक्य संशोधन विधि पूर्ण होगी और वाक्य संशोधन विधि के माध्यम से भाषण का विकास होगा। अगली हमारी विधि है निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि। अब देखिए यहां दो शब्द हैं। पहला है निदान और दूसरा है उपचार। चिकित्सा शास्त्र में निदान शब्द का अर्थ होता है रोग निर्णय, लेकिन हमारे शिक्षण में इसका अर्थ लेंगे कि शिक्षण संबंधित समस्याओं के कारणों का निदान का अर्थ हो गया शिक्षण संबंधित समस्याओं के कारणों का अन्वेषण करना, कारणों को खोजना। सीधा सा मतलब है समस्याओं के कारणों का पता लगाना, परेशानियों के कारणों का पता लगाना। कोई कठिनाई अगर आ रही है तो कठिनाई के कारणों का पता लगाना, यही निदान का अर्थ है। जब आपने कारणों का पता लगा लिया है तो फिर उसका क्या किया जाता है, उपचार, अर्थात उस समस्या का निवारण करने का उपाय ढूंढते हैं। तो यही है निदान और उपचार। तो निदानात्मक और उपचारात्मक विधि में क्या होता है कि सबसे पहले उच्चारण संबंधित दोषों का पता लगाया जाता है और उच्चारण संबंधित दोषों के कारणों का पता लगा करके फिर उनका अभ्यास मालाओं के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, भाषण के माध्यम से ही उनका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो इस तरह से निदानात्मक और उपचारात्मक विधि में ये कहा गया है। देखिए निदानात्मक और उपचारात्मक जो विधि है एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मैं यहां केवल इतना लिखूंगा, अयम मनोवैज्ञानिक विधि। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। निदान का मतलब आपने पढ़ लिया है, समस्या के कारणों का पता लगाना। अगर मैं भाषण में कहूँगा तो उच्चारण संबंधित दोषों के कारणों का पता लगाना। और उपचार भी किनका करना, उच्चारण संबंधित दोषों को दूर करना उपचार होता है। तो यही है निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि। अगली विधि है व्यवहार विधि। व्यवहार विधि में क्या होगा, साधारण सी बात है, शिक्षक छात्रों से सरल भाषा में, सरल संस्कृत में प्रश्न पूछता है और छात्र उसका छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर देते हैं। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, व्हाट इज योर नेम, बच्चा अपना जवाब देता है, माय नेम इज ABC, जो भी। ऐसे संस्कृत में भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम,
बच्चे ने अपना जवाब दिया कि मम नाम एतत्, जो भी नाम है वो अपना नाम देता है। तो ये जो प्रश्न हैं ये व्यावहारिक प्रश्न हैं। इस तरह से भी भाषण का विकास किया जाता है जो सामान्य तरह से चलता रहता है। देखिए भाषण का विकास जो है ऐसा नहीं सब कुछ विधियों में बना है, हमने विधियां बताई हैं, लेकिन ये भाषण का विकास निरंतर चलता रहता है। इसी तरह से आगे देखेंगे अगली विधि कौन सी है, निरीक्षण विधि। इस विधि के बारे में कहा गया है कि नवीन वस्तु नवीन स्थलम च दर्शयित्वा तेषां मौखिक वर्णनम क्रियते। इस विधि में क्या होता है, बच्चों को कोई नवीन वस्तु दिखाई जाती है, कोई नए ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल पर ले जाया जाता है और उनको दिखाने के बाद में जो कुछ उन्होंने देखा है उसके बारे में उनसे वर्णन करने के लिए कहा जाता है कि मौखिक रूप से सुनाइए कि आपने वहाँ क्या क्या महसूस किया, क्या क्या देखा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किस विधि में होती हैं, निरीक्षण विधि में होती हैं। तो नवीन वस्तुओं और नवीन स्थलों को दिखा करके उनका मौखिक वर्णन किया जाता है। इस तरह से ये हमारी भाषण कौशल की 7 विधियां हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 7 विधियों के नाम आपको याद होने चाहिए सबसे पहले, और याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था वही याद रखना है। अभ्यास, अनुकरण, परिष्कार, संशोधन, निदान, उपचार, व्यवहार, निरीक्षण। इस तरह से इनका उच्चारण कीजिए, ये आपको याद होंगी। और इनसे संबंधित यदि कोई आपको परेशानी है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं इसके बारे में। फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। इन फ़ोन नंबर पर कोई भी अगर आपको परेशानी होती है शिक्षण विधियों से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, भाषण में हम एक श्लोक के रूप में भी एक प्रश्न देखेंगे जो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ एक श्लोक लिखा हुआ है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत छकृत। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में भाषण से संबंधित ही बताया गया है। ये पूरा श्लोक भाषण से संबंधित है। इसकी ये जो 2 चरण हैं आपके सामने ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, तीसरा चरण और चतुर्थ चरण। ये इतना महत्वपूर्ण है कि जब भी ये लाइन पूरी आएगी पूछेगा स्वजनः स्वजनो माभूत, ये किस कौशल से संबंधित है, तो आपको लिखना है भाषण कौशल से संबंधित है। या नीचे वाली लाइन भी आ सकती है, सकलम शकलम सकृत छकृत, ये किससे संबंधित है, ये भी भाषण कौशल से संबंधित है। क्या है ये श्लोक? श्लोक कहता है, एक पंडित अपने पुत्र से कहता है, यद्यपि बहुनाधीशे, यद्यपि तुम बहुत अधिक नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी पुत्र तुमको व्याकरण पढ़नी चाहिए, तुम व्याकरण को पढ़ो। अगर तुम व्याकरण को नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम शुद्ध नहीं बोल सकते, क्योंकि व्याकरण के अभाव में क्या होगा कि स्वजना स्वजनो, तो यह 2 शब्द है, एक है स्वजना। स्वजनः शब्द का अर्थ होता है संबंधी, चाहे वो परिवार का हो, चाहे कोई मिलने वाला कोई रिश्तेदार हो। तो स्वजनः ये दंत सकार है, तो व्याकरण में दंत सकार और तालु सकार, ऋतु लसानाम दंता इचु यशानाम तालु, तो सकार सकार का अंतर आपको आएगा तो वो व्याकरण से आएगा। अगर आपने स्वजना को गलती से क्या बोल दिया, स्वजनः बोल दिया, स्वजनः को स्वजनः बोल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो संबंधी है उसका अर्थ क्या निकलेगा, कुत्ता हो जाएगा।
तो साहब व्याकरण का अध्ययन इसलिए आवश्यक है। तो अगर आप स्वजना बोलते हो और स्वजना की जगह गलती से दंत सकार की जगह क्या बोल देते हो, तालु सकार का उच्चारण कर देते हो, तो उच्चारण में होते ही क्या आ जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो संबंधी है उसका अर्थ अब क्या निकलने लगेगा, कुत्ता निकलने लगेगा। तो इसलिए ये जो आपके स्वजना स्वजनो माभूत, कि कहीं आप संबंधी को कुत्ता मत बोल देना, या आप बोल दोगे ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही सकलम शकलम, वही दंत और तालु का मेल है। अगर आपने दंत सकलम, तो सकलम का अर्थ होता है, सकलम का अर्थ होता है संपूर्ण। तो जहां आप कहीं संपूर्ण कहना चाहते हैं और गलती से आपने अगर तालु सकार का उच्चारण कर दिया और शकलम बोल दिया, तो शकलम बोलते ही अर्थ हो जाएगा टुकड़ा। जिसको आप संपूर्ण बोलना चाहते थे वो अब क्या हो गया, एक टुकड़ा बनकर रह गया। तो इसलिए अर्थ का यहां भी क्या हो गया, अनर्थ हो गया। इसी तरह से सकृत शकृत, दो शब्द ये भी हैं, एक है सकृत और दूसरा है सकृत। यहां भी वही अंतर है, सकार दंत है, शकार क्या है, तालु है। अगर आप दंत की जगह तालु बोलते हैं तब भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सकृत का अर्थ होता है बार बार, जबकि सकृत अगर आपने शकार को क्या बोल दिया है, तालु शकार का उच्चारण कर दिया है, तो फिर इसका अर्थ हो जाता है विष्टा मल, इसका अर्थ हो जाता है। तो अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ हो गया। इसीलिए कहा गया है कि व्याकरण पढ़ो, ताकि क्या होगा, भाषण भी आपका या उच्चारण भी आपका शुद्ध होगा। तो ये जो श्लोक है, इसकी ये दो लाइनें आप महत्वपूर्ण है जो याद रखेंगे। परीक्षाओं में हो सकता है स्वजन स्वजनो माभूत, यहां पूछा जाएगा केन कौशलेन संबद्धः, तो किस कौशल से संबंधित है ये, तो ये है किस कौशल से संबंधित है, ये है भाषण से संबंधित। और यहां पर भी सकलम शकलम सकृत शकृत, ये किस कौशल से संबंधित है, तो ये भी किससे कौशल से संबंधित है, भाषण कौशल से संबंधित है। तो यहां आपका भाषण कौशल पूर्ण होता है। यदि कोई परेशानी है तो आप इन नंबरों पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगले कौशल के लिए हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगला कौशल होगा पठन, पठन के बाद लेखन, तो हम अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।